आप सभी को नमस्कार। इन दिनों हम लोग मृदुला गर्ग जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं और इस बहाने मृदुला गर्ग जी की एकाधिक विधाओं में लिखी रचनाओं पर चर्चा हो रही है। उनसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए लेखक, कलाकार और परिजन आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। इस माध्यम से कई चर्चित रचनाओं का पाठ भी हो पाता है, उन पर चर्चा भी हो पाती है। लेखक की शख्सियत पर भी कई कई ऐसी बातें जानने को मिलती हैं जिन्हें जानना सुखद होता है। मित्रों, आज की कड़ी में भी हमारे साथ एक ऐसे ही बेहद खास लेखक जुड़े हुए, आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी। मृदुला गर्ग जिस तरह कई विधाओं में लिखती हैं, कहानियां भी, उपन्यास भी, निबंध भी, व्यंग्य भी, अनुवाद भी किया है, कॉलम लिखती रही है, उसी तरह प्रयाग शुक्ल भी एक बहुविधा रचनाकार है। कई कई विधाओं में गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में और कई तरह का लेखन करते रहे हैं। प्रयाग शुक्ल जी की कहानियों से, कविताओं से, निबंध से, यात्रा संस्मरण से, व्यक्ति चित्र से हम सभी परिचित हैं। ऐसे में एक बहुविधा रचनाकार दूसरे बहुविधा रचनाकार पर क्या सोचता है, उससे जुड़ी किस तरह की यादें उसके पास है, आज के इस वक्तव्य में हमें इसकी वानगी मिलेगी। मृदुला गर्ग जी के साथ एकाधिक यात्राओं में प्रयाग शुक्ल साथ रहे हैं, तो उन यात्राओं की भी बात होगी। हमारे दोनों ही लेखक बेहद खूबसूरत और मानीखेज यात्रा संस्मरणों के लिए भी जाने जाते हैं। तो ऐसे में आज की यह कड़ी मित्रों निश्चय ही एक ऐसी कड़ी है जो हम सभी के लिए उपयोगी है, कई कई कोणों से। इसमें आत्मपरक रंग भी होंगे, इसमें साहित्यिक, सांस्कृतिक, समाज की कई झलकियां भी आएंगी और वह दौर भी आएगा जिसमें ये दो रचनाकार सृजनरत हैं, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। तो आइए मित्रों, हम सीधे प्रयाग शुक्ल जी के पास चलते हैं और उन्हें स्क्रीन पर लाते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत प्रयाग शुक्ल जी, नमस्कार। नमस्कार, सभी को और नमस्कार। जी नमस्कार। मुझे लगता है काफी अरसे बाद जनसुलभ पुस्तकालय की ओर आपने रुख किया है, और क्या यह एक सुखद संयोग कि मृदुला गर्ग जी जैसे एक बेहद कद्दावर लेखक पर आज आप अपनी बात रखेंगे, जो कई क्षेत्रों में लंबे समय से, दशकों से लिख रही हैं। तो किस तरह की यादें हैं, किन रचनाओं की आप बात करेंगे, तमाम देखने सुनने वालों को इसकी प्रतीक्षा है, सभी लोग इसकी उत्सुकता में हैं। जी हार्दिक स्वागत प्रयाग शुक्ल जी। सबसे पहले तो मैं मृदुला जी के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू हुए इस कार्यक्रम के लिए आपको सबको और मृदुला जी को बधाई देता हूँ। 25 अक्टूबर को बीते हुए अभी 5-6 दिन ही हुए हैं और वो बधाई उन तक पहुंचे, मेरी शुभकामनाएं पहुंचे, ये इच्छा है। उन पर कुछ और कहूँ उससे पहले मैं उनकी एक रचना से कुछ अंश पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी भी लेखक की कोई एक ऐसी चीज जो शायद बहुत सामने रहती है या नहीं रहती है, पर किसी पाठक के सामने बराबर रहती है। तो मेरे साथ अभी जो मैं पढ़ूंगा एक अंश उनकी एक रचना से, वो रचना बराबर सामने रहती है। उनका मतलब नाम आते ही मुझे उसकी याद आ जाती है, जैसे आज फिर आई और मैंने ये किताब ढूंढी अपनी तमाम किताबों में कि इससे मैं कुछ अंश पढ़ूं।
ये जिससे मैं यह पढ़ने जा रहा हूँ वो लेख यात्रा संस्मरण मृदुला जी का द पेन एंड द स्वॉर्ड वॉर लिटरेचर इन एशिया में संकलित है, जिसकी संपादक हैं यूनिता सचिदानंद जी और फूमिको मिजुकावा जी। इसमें हिंदी में, जापानी में और अंग्रेजी में रचनाएं युद्ध विषय। तो ये इसमें जो मृदुला जी का यात्रा संस्मरण है वो हिरोशिमा पर, और वो बहुत अद्भुत है। सच पूछे तो मुझे कभी कभी लगता है कि हम क्या ये भी कभी कर सकते हैं एक प्रयोग की तरह, या वैसे ही कि हम किसी एक रचना पर ही घंटा आध घंटा बोल लें और उसी के इर्द गिर्द हम एक लेखक को अपनी तरह से फिर से जाने और जनवाएं कि हम उसमें क्या देख पाते हैं। तो आप जानते हो कि मृदुला जी तो गद्यकार हैं, कथाकार हैं, कविताएं नहीं लिखती, पर मेरा ये मानना है और आज इस मंच से फिर से इसको दोहराना चाहता हूँ, कोई बहुत नई बात नहीं कह रहा, पर उसकी ओर तरफ ध्यान जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ कि कोई भी कला हो और साहित्य की भी कोई भी विधा हो, ये तो हम उसको अलगा लेते हैं कि भाई ये कहानी है, ये कविता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे समय में ये और अधिक प्रकट हुआ है कि विधाओं की ये जो विधाओं के बीच की आवाजाही स्वयं हर विधा में बनी रहती। कहानी में कविता है, कविता में कहानी है, उसमें तरफ बहुत सारी कलाओं की भी चीजें उसमें रहती ही रहती। तो ये जो संसार है, और इसमें जिन लोगों का, मैं तो ये मानने लगा हूं कि जो लेखक कुछ थोड़ा सा प्रयत्न प्रयत्न नहीं कहूँ उसको, मतलब थोड़ा सा इस भाव से कि हाँ वो भी इस बात को मानते हैं, और मानने के कारण शायद सारी कला विधाओं की और तमाम साहित्य की विधाओं की के तत्व उनकी रचनाओं में प्रकट होते रहते हैं। हिंदी में तो ये बहुत है, आप देख सकते हैं, दो चार नाम ले लेता हूँ। पग्गे को ले लीजिए, निर्मल को ले लीजिए, सोक्ती जी को ले लीजिए, मृदुला जी को ले लीजिए, अलका सरावगी को ले लीजिए, गीतांजलि श्री को ले लीजिए, नारायण जी को ले लीजिए, फिर से उनका नाम लेता हूँ। तो ये जो आवाजाही है वो बहुत खास चीज, उसके कारण ही शायद संभव हो पाता है कि मनुष्य के जो तरह 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 के मनोवेग हैं, उसकी जो अनुभव करने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, और फिर देख कर एक अनुभव पाने की, ग्रहण करने की क्षमता है, अनुभव को संचित करने की क्षमता है, उसके बनने की प्रक्रिया को देखने की क्षमता है, वो प्रकट होती है। बहरहाल मैं और ज्यादा बात को नहीं दोहराऊंगा, हालांकि मन होता है कि बार बार इस बात को दोहराया जाए और उस बहाने भी, उस संदर्भ से भी हम चीजों को देखें। मैं एक अंश पढ़ता हूँ, उसके बाद कुछ और बातें कहूंगा। तो ये मृदुला जी का संस्मरण है, यात्रा संस्मरण, हिरोशिमा में क्रौच और कनेर। उससे दो तीन पैराग्राफ पढ़ूंगा। सहसा समझ में आया ये तमाम इमारतें उसी स्मशान में खड़ी हैं, मेरा होटल भी यही है, कब्रें कब्रें यही मेरे पांव तले, पर इतनी रोशनी, 30,000 युवा कुशाओं को जन्म मरण देने वाली तपती ज्वाला और काली बारिश की याद दिला रही है वह रोशनी। मन में हूक उठ रही है, कम करो रोशनी, आंखों में चुभती है, कुछ तो कम करो, इतना जगमग चकमक शहर हिरोशिमा नहीं हो सकता। आप समझ गए होंगे, मैं हिरोशिमा पहली बार आई थी, जापान भी विनाश के 58 बरस बाद आई, पर्यटक भर थी मैं, अजनबी। वे लोग जो वहां बसे थे भूले ही कहाँ थे, जो उन्हें याद करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ आने से कुछ पहले मैंने ख्यात नाटककार इनोवे के हिरोशिमा के बम पीड़ितों की भूल न पाने की नीयत पर आधारित नाटक पिता के साथ जिंदगी के कुछ अंश यामानाता में देखे थे।
सुबह सोकर उठी तो रात की प्रतिक्रिया अति भावुक लगी। जिन्होंने पहले इतना सहा, उनके वंशज आखिर कब तक उसी घटना को भोगते सहते रहेंगे? याद करने लायक बात थी तो यह कि उसी बरस 6-7 महीनों बाद वसंत आने पर जलकर छाए हुए दरख्तों पर कोपलें फूट आई। फिर वो ये भी लिखती हैं आगे, थोड़ा और आगे, शांति उद्यान में चारों तरफ लाल कनेर के वृक्ष लगे हैं। इस मौसम में फूल नहीं खिलते, अगस्त में खिलते हैं। हर तरफ खिले लाल अंगार कनेर 6 अगस्त 1945 की याद दिलाते हैं। उस जमीन के ऊपर मंडराते उस सुर्ख आग के बादल जो कुकुरमुत्ते सा ऊपर टंगा था। साथ ही लाल कनेर प्रकाश और जिजीविषा का भी प्रतीक है। तभी न 6 महीनों के भीतर वृक्षों ने कोपल चटका ली थी। पर अब नवंबर का महीना है, इस मौसम में कनेर नहीं मिलता। मीवा को बतला रही थी कि अचानक एक वृक्ष पर खिले सफेद कनेर के फूल दिखलाई दिए। उन्होंने फौरन चित्र उतार लिया। अचरज है कि इस महीने में कनेर खिला, लाल नहीं, सफेद, शांति और क्षमा का प्रतीक। पर लाख चाहने पर भी मेरे मन में क्षमा भाव नहीं उभर सा। उभर रहे हैं तो चंद नाम और एक सवाल, क्यों बार बार हमसे गलती होती जाती है? एक गलती को सुधारने के लिए उससे बड़ी गलती, जैसे इराक, अफगानिस्तान, गुजरात। अब आप देखो तो ये संस्मरण मुझे इसलिए भी प्रिय है, यात्रा संस्मरण। इच्छा तो थी कि मैं इसको पूरा पढूं, क्योंकि ये मृदुला जी के देखने के तरीके, सोचने के तरीके पर बहुत कुछ कहता है। और उस पर तो कहता ही है जिसकी बात मैंने की और जो मेरे मन में आजकल बहुत ऊपर रहे, कि कोई भी विधा हो, अगर उसमें कई विधाओं का समावेश नहीं है तो शायद वो पूरी तरह खिलती नहीं है रचना उस विधा में कोई। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि गद्य का मतलब हुआ, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं खड़ी बोली का गद्य, कि खड़ी बोली का मत खड़ी कि गद्य का मतलब है कि उसमें एक बराबर एक खड़ापन ही सा होगा, या वो कुछ ऐसा होगा जिसमें बाकी तत्व नहीं। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में मानता हूँ कि उनमें कविता के तत्व, उनमें संगीत के तत्व, उसके बिना वो रचनाएं संभव नहीं होती। उसमें देखिए तो अब गुलेरी जी की कहानी कहाँ संभव होती, तीसरी कसम कहाँ संभव होती। ऐसी कितनी रचनाओं की हम याद करते जा सकते हैं, उन्हीं में से एक रचना मैं इसको मानता हूँ। अब देखिए आपने ठीक की याद दिलाई कि मृदुला जी ने तो बहुत कुछ लिखा है। उनके परिचय में आज ही पढ़ रहा था, ये बात बार बार दोहराई जाती है कि उन्होंने लिखना देर से शुरू किया। देर, बहुत देर भी नहीं, मतलब 30 के बाद आप लिखते हो तो कोई वैसी बहुत देर नहीं है। और जाहिर है कि उन्होंने बचपन में तो जैसा कि है ही, ये किशोरावस्था में अभिनय भी करती थी, कुछ लिखती भी रही होगी। तो जिसको लिखना मतलब ये मानते हैं कि आपकी मैच्योर राइटिंग, वो उन्होंने 30 साल के बाद शुरू, उसको भी 50 साल से ज्यादा तो हो ही चुके हैं। इन 50 वर्षों में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, और उसमें से कुछ को सुनने का, पढ़ने का अवसर मुझे भी मिला है अन्य पाठकों की तरह। और कभी कभी तो ये भी हुआ है कि उनकी किसी रचना जो बहुत विवादों में आई, और कई रचनाएं विवादों में आई हैं, हालांकि विवाद बिल्कुल बेकार थे वो, आज तो और ज्यादा दिखाई पड़ रहा है कि वो कठगुलाब हो या चितकोबरा हो, उसमें ऐसा क्या है? विश्व साहित्य जब आप हम देखते हैं कि हम उसमें उसको इतना तूल दिया गया। मुझे याद है चितकोबरा के समय हम लोग तब कॉफी हाउस टी हाउस में बैठते थे और बार बार उसकी चर्चा होती थी कि ये हो रहा है, उस पर जैनेन्द्र जी ये कह रहे हैं, ये हम सब सुना करते थे। तब मेरा मृदुला जी से परिचय नहीं, परिचय मतलब व्यक्तिगत परिचय नहीं था। वैसे तो देखिए ये भी मैं कहना चाहता हूँ इस प्रसंग में, और वो कितने भाग्य की बात है हम लोगों के लिए, लिखने पढ़ने वालों के लिए, कि हम जिस बिरादरी में आते हैं, जिस परिवार में आते हैं, कहना चाहिए अपने परिवार के बाद, और ये तो होता ही है कि वो थिएटर को
कोई व्यक्ति हो, वो चित्रकार हो, कलाकार हो, कवि हो, लेखक हो, उसका एक दूसरा परिवार बनता है। ये कोई नई बात नहीं कह रहा, लेकिन इसको मन में बार-बार रखता हूँ। तो और दूसरा परिवार कभी-कभी उस परिवार से भी ज़्यादा सहारा देने वाला और बड़ा बन जाता है। खाली ये सोच कर अच्छा लगता है कि हम एक शहर में हैं। मैं उसी शहर में हूँ जहाँ मृदुला जी, जहाँ मैं उसी शहर में हूँ जहाँ सोत्ती जी थी, जहाँ निर्मल थे, जहाँ कुंवरनारायण जी थे, ज और बहुत सारे लोग अभी हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम क्यों सोचते हैं? इसीलिए ना कि वो हमारा परिवार है। हम और कितने दिनों बाद मिले और कोई भी मिले, जैसे इसको मैं भूल नहीं सकता कि मेरी पत्नी तो मेरी पत्नी ज्योति जो अभी मई में ही गई हम लोगों से बिछड़ी। तो एक बार क्या हुआ था आगरा में, जो आगरा लिटरेचर फेस्टिवल में मैं था, मेरी पत्नी थी, मृदुला जी थी और भी बहुत से लोग थे और हम लोग संयोग से एक साथ ठहरे एक होटल में, पास-पास के कमरों में। तो मैंने पाया कि मेरी पत्नी और मृदुला जी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बरसों से एक-दूसरे को जानती, और नाम से तो मेरी पत्नी भी जानती थी, उनको चीज़ें ही उनकी पड़ी थी उन्होंने। लेकिन ये पहली दूसरी बार मिलने से ही जो ये पारिवारिकता घटित हुई, ये जो हम सहज कह पाते हैं कि अच्छा आप मेरे कमरे में आ जाओ, मैं आपके कमरे में चला जाऊँ। वैसे मृदुला जी हमारे कमरे में आई, मेरी पत्नी थी, मैं था और मुझे इसकी बहुत अच्छी याद है कि ये और कि वो बड़ी सुंदर यादें हैं। इसीलिए तो होती है कि हम एक-दूसरे के कारण हमको कितना भरोसा, कितना सहारा मिलता है कि आप नाम लीजिए, किसी घटना की, किसी प्रसंग की याद कीजिए, तो कितना कुछ याद आने लगता है। तो मुझे याद है मैं प्रसाद जी के गीतों का कंठस्थ भी करता हूँ, बहुत से गीत याद भी हैं, बहुत बहुत उनका एक अलग तरह से प्रशंसक हूँ, प्रसाद जी के जो नाटक वाले गीत हैं। तो मेरे पास प्रसाद जी की जितनी भी कविताएँ थी, जिसमें वो कई नाटकों वाले गीत हैं, तो मृदुला जी आईं और बोली कि मैं इसको ले जाती हूँ। वो ले गई, या उसमें शायद मैंने अब ध्यान नहीं आ रहा, हो सकता है उनको कोई चीज़ मैंने भी पढ़कर सुनाई हो। फिर हम साथ ही लौटे। हम लोग गाड़ी से लौटे और कार से, और इन दिनों अभी तो देखिए बहुत अच्छी सड़क बन गई है। अब मानते हैं कि आप 2 घंटे में आगरा पहुँच जाते हो। अभी उसके बाद तो मैं नहीं गया, पर ऐसा लोग कहते रहते हैं। उस समय शायद 4 घंटे लगे हों, कई साल पहले की बात, 5 घंटे लगे होंगे। लेकिन हम लौटे और इस तरह ही से ही लौट रहे थे जैसे हम सचमुच परिवार हैं। तो एक तो चीज़ ये भी है, और उसको ये जो परिवार होना है, और एक पाठक के नाते, एक लेखक के नाते, उसको मैं बहुत बड़ी निधि मानता हूँ। और मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि देखिए मैं अ, जो इतने वर्षों आज दिल्ली रहते हुए मुझे भी लगभग 60 साल हो गए हैं। हुआ है। मृदुला जी मुझसे 2 साल बड़ी। तो एक तरह से हम समवयसी भी हैं, और फिर उसके बाद अगली यात्रा उनके साथ मेरी, वो भी नहीं भूलती मुझे। वो यात्रा की बात कुछ इसलिए भी कर रहा हूँ कि उस अब देखिए यात्रा संस्मरण के प्रसंग से ये निकल रही है शायद, और अच्छाई की निकल रही है, क्योंकि उनका ये पक्ष भी आपने सही कहा, एक लेखक के तो कितने पक्ष होते हैं। तो चलिए, अभी अगर ये याद आ रहा है यही पक्ष, तो इसी पर कुछ देर रहता हूँ। तो ये याद है कि हम लोग एक कहानी गोष्ठी के लिए शिमला जा रहे थे। हमारे मित्र तुलसी रमन ने वो एक अच्छा आयोजन किया था, मंजूर एहतेशाम थे और कई लोग थे। तो हम बैठे गाड़ी में, मुझे कभी नहीं, कुछ चीज़ें वाक़ई कभी नहीं भूलती। अ, मुझे इतनी अच्छी तरह याद है कि हमारे आमने-सामने की सीट थी। और हम कालका जा रहे थे, वहाँ से आगे हम, इस समय ध्यान नहीं आ रहा, हम ब बाई कार गए थे या वहाँ भी ट्रेन से गए थे, पर वो यात्रा बहुत सुंदर थी मेरे लिए, और मृदुला जी को जानने का और जानने का एक कारण बनी थी। तो मैंने बस ये पाया कि हम बैठे हैं और कुछ भी नहीं सोचना पड़ा। न जाने हमने कितनी बातें की, कितनी किताबें, मृदुला जी बहुत पढ़ती, उनके इससे भी मैं बहुत चकित भी हुआ था, प्रभावित भी हुआ था, क्योंकि वो बाकायदे उन किताबों के नाम उन्होंने कब पढ़ी थी, और वो उपन्यास, उनकी कुछ विशेषताएँ भी मुझे बताती रहीं।
और फिर कुछ अपने बारे में भी, कि जो कि जैसे बहुत सारी रचनाओं के अनुवाद हुए हैं, तो प्रसंगवश वो सब बातें भी होती गई कि मेरी इस रचना का अनुवाद हुआ है, इस भाषा में हुआ है, या मैं और कहाँ-कहाँ गई हूँ। मतलब अनंत था वो, कि आप थक नहीं रहे। और हाँ, हम गाड़ी से ही गए थे, अब याद आ गई, क्योंकि जब हम शिमला पहुँचे, तो हम एक जगह चाय पीने के लिए गाड़ी से ही उतरे थे। तो हम कालका से गाड़ी से ही गए थे। फिर उसके बाद संयोग ये हुआ कि मशोबरा में तुलसी रमन जी ने हम दोनों जिस गेस्ट हाउस में ठहराया, वहाँ और लोग थे कि नहीं ये तो याद नहीं है, पर रोज़ मृदुला जी और मैं दोपहर का, रात का भोजन करते थे, बातें करते थे, शाम को बैठते और काफ़ी बातें उनसे होती रहती थी। और मैंने पाया कि हर यात्रा मुझे बहुत समृद्ध कर रही। ये तभी होता है जब आप जिनके साथ हो, वो आपको आपके साथ ऐसा कोई व्यवहार कर रहे हों, जिसमें लगातार आपके लिए चिंता हो, और आप अ, और वो ये पता हो कि मतलब आपको शायद क्या सुनना या म बात करना अच्छा लगेगा, इसका भान हो। मतलब एक कॉमन सेंस से भी एक बड़ी चीज़ होती है ना, एक मतलब कॉमन सेंस से तो इंट्यूशन कह लीजिए, या और भी किसी नाम से पुकार लीजिए। जहाँ आप जान लेते हो, उसमें इंटेलिजेंस भी शामिल है, उसमें बुद्धि वैभव भी शामिल है, जो मृदुला जी में पर्याप्त मात्रा, ये मैंने उस यात्रा में पाया। कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए वो आपने कही भी नहीं है उसको समझ गई हैं, कि आप शायद ये चाह रहे हो, आप ये सोच रहे हो, आप ये खाना चाह रहे हो, आप अभी वहाँ जाना चाह रहे हो, उस तरफ जाना चाह रहे हो, आदि-आदि, या वहाँ बैठना चाह रहे हो उस कृषि पर। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है, जो लगातार देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, और जिनका वो स्तर कॉमन सेंस वाला, इंटेलिजेंस वाला, बुद्धि वैभव वाला थोड़ा ज़्यादा सजग होता है। और आपने बहुत सुंदर आज शीर्षक रखा है इसका, सजगता का जो नैरंतर्य है, क्योंकि वो ये भी मैं मानता हूँ, और हम सभी जानते हैं कि वो कितनी सजग रचनाकार, अपने समय को उन्होंने कई तरह से हुँ, लिपिबद्ध किया है। देखिए इसकी भी याद आ रही कि जब हम लोगों ने श्रुति, जब मैं रंग प्रसंग का संपादक था, और बजाज भाई ने, राम गोपाल बजाज ने और अंकुर जी ने और हम लोगों ने मिलकर ये सोचा कि हम रंग प्रसंग की ओर से रचना पाठ का एक कार्यक्रम रखा करेंगे हर महीने, और किसी एक लेखक को बुलाएंगे और उसकी ही रचनाएं सुनेंगे, उस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और फिर बाद में तो उसमें अंकुर जी ने एक और सुंदर चीज जोड़ दी थी, कि उसमें हम जो लेखक जो भी पढ़ेगा, ये कवि जो भी पढ़ेगा कविताएं, या मान लीजिए कोई कथाकार है या नाटककार है, तो हम उसको भी कुछ कविताओं को या किसी कहानी को हम मंचित भी करेंगे। बाद में तो अंकुर जी ने यहाँ तक कहा था कि अ, ये हम यात्रा संस्मरण को या लेख को भी मंचित करेंगे। उसको भी किया जा सकता है ऐसे। मान लीजिए अभी जो मैंने पढ़ा आपसे, कितना सुंदर है वो। अब उसमें देखिए, थोड़ी चकित करने वाली बात, ये छोटे टाइप में है, तो छोटे अक्षरों में छपा है, 3 पन्नों का है, थोड़ा बड़े होते तो मान लीजिए 4-5 पेज का लेख होगा ये। शुरू में कहाँ छपा मुझे नहीं मालूम, मैंने तो इसी किताब में पढ़ा। अब इसमें क्रॉस के कारण कालिदास भी, ये वाल्मीकि भी आते हैं, वो प्रसंग भी वो ले आई हैं इसमें। इतने प्रसंग हैं। फिर वो लड़का, इसमें एक लड़का आता है जो इस लेख में, इस यात्रा संस्मरण में, जो उन क्रॉस पक्षियों को जला देता है। वो लड़की जो 2 साल की थी, और जिसके बारे में सभी जानते हैं कि वो 10 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। लगा था वो हिरोशिमा की विकिरण से बच जाएगी, पर वो बची नहीं थी। तो वो ये मान कर के कागज में क्रॉस पक्षी बनाया करती थी, कि वो थोड़ा ज़्यादा उम्र उसकी हो, कि अपनी उम्र बड़ी करना चाहती थी वो बच्ची। अब तो फिर वो लड़का वहाँ तमाम क्रॉस पे लगे हुए थे ऐसे कागज, तो उसने उनको जला दिया, और शायद खुले में। उसमें फिर ये भी आता है, और भाषा का इस्तेमाल देखिए कितनी सुंदर तरीके से करती है। ये रचना मुझे इसलिए भी बहुत प्रिय है। उसमें वो जो उनकी इंटरप्रेटर है, वो बार-बार कहती है कि अरे! वो लड़का बड़ा कमबख्त था। फिर वो प्रतिभा जी लिखती हैं कि ये बात वो उसके
जिद्दी, शरारती, पागल किसी वाले अर्थ में ये और लोगों के लिए भी कुछ कहती थी, तो वो बार-बार कमबख्त कहती थी। इसमें मान लीजिए किसी के लिए ये विशेषण ही आप मान लो कि वो सबके लिए इस्तेमाल कर लेती थी, जिनको भी मानती थी कि ये इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो ठीक नहीं है या जो कि बहरहाल फिर लेकिन वो ये भी कहती है अंत में देखिए मतलब उस छोटे लेख में क्या-क्या नहीं है इसलिए छात्र संस्मरण वो ये भी कहती है फिर वो इंटरप्रेटर कि उस पागल लड़के ने शायद ठीक ही किया कि उनको जला दिया क्योंकि उसके बाद वहां लोग हिरोशिमा के उस स्मारक में रोज पक्षी बनाकर लाने लगे कागज और वो स्कूलों में उसकी पढ़ाई शुरू हो गई इस घटना के बाद कि इसने जला दिया है जाहिर उसकी बहुत चर्चा होनी तो चीजों को देखने का ऐसा एक ढंग है मृदुला जी मैं इसको पढ़कर वाकई हैरान हुआ था यह साधारण बात नहीं है कि आप एक रचना में इतना कुछ ले आओ अब उसमें देखो नाटक देखने की बात वो प्रकृति के वो फूलों की बात करती है कनेर की मतलब लाल सफेद कनेर की बात करती है और ऐसी तमाम बातें उसमें तो वो सचमुच वो जो यात्रा संस्मरण है जो इसका अंश आपने सुना है वो लगता है ना कहीं कहीं आपको कविता लगता है कि ये तो कविता है या कुछ के कुछ अंश कविता है तो इसे ये भी याद आ गई देखिए कई बार कुछ बहुत मजेदार चीजें भी याद आती है अब ये किस प्रसंग में हुआ थे मैंने नहीं जानता तो किसी ने शायद हम याद ये शिमला यात्रा की बात है या आगरा में कहीं तो उन्होंने किसी ने शायद उनसे कहा कि आपने कविताएं भी लिखी होंगी तो उन्होंने मेरे मेरे और इशारा किया नहीं नहीं कविता वाली है तो उनकी मुझे उनकी बहुत सारी बातें कभी भूली नहीं है और ये तभी होता है जब आप किसी व्यक्ति को जैसे शायद यही कारण था कि मैं उनसे जब उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो उसके बाद जो एक इंटरव्यू एक उस लेखक से लिए जाते हैं कुछ वर्षों से जो परंपरा बनी तो वो मैंने ही लिया था बदला जी से और वो ने बहुत सुंदर बातें उसने की थोड़ी देर में जैसा कि संभव होता है थोड़े समय में अब उनके इंडिया टुडे वाले कॉलम को भी मैं पढ़ता रहा हूँ अब देखिए इसमें इससे एक चीज और भी कहने का मन हो रहा है कि और ये भी बड़ी सुंदर बात इसको मैं मानता हूँ क्योंकि ये तो क्लेम करना बहुत ही अजीब होगा किसी भी लेखक के लिए एक छोटे से जीवन में जहाँ हमारी खुद हमारी भाषा में कितने इतने समृद्ध लेखक हैं कि आपने सबका सब कुछ पढ़ लिया वो तो नहीं होता लेकिन काफी हद तक होता है जैसे फिर मैंने ब्रदर्स की बहुत सारी चीजें पढ़ी पर ये इस बात को इसलिए याद कर रहा हूँ कभी कभी संयोग से जो आप पढ़ते हो जैसे मैंने बिल्कुल संयोग से पढ़ा है यात्रा संस्मरण नहीं भी पढ़ सकता इस संयोग की अपनी एक बड़ी भूमिका अभी देखिए इस किताब द पेन एंड द स्वॉर्ड में जिसमें ये लेख यात्रा संस्मरण संकलित है ये जापान जापानी दूतावास इसका लोकार्पण हुआ था उसमें मृदुला जी भी थी मैं भी था क्योंकि इसमें मेरे भी कुछ अनुवाद हैं हाइकू के अनुवाद हैं जो हम नीता जी हम लोगों से कराती रहती थी तो उसके बाद हमको भी प्रति मिली और फिर मैंने भी इसमें से कई चीजें पढ़ी फिर मृदुला जी का ये लेख पढ़ा ये 12 साल पहले पढ़ा था मैंने 2010 में इसका लोकार्पण हुआ था उस लोकार्पण की शाम की भी याद है जब किताब लोकार्पित हुई सबके नाम तो भूल गया हूँ पर थोड़ा बहुत माहौल तो याद रहता है तो फिर वहाँ हम लोग अब शिमला की तरफ लौटना तो वहाँ भी मैंने पाया कि मृदुला जी जो भी आपने देखा होगा आप में से बहुतों ने जो कहीं न कहीं मेरी तरह कि वो बोल रही हैं और मैं सभागार में बैठा हूँ ऐसा बीसों बार हुआ कि हम श्रोता की तरह वहाँ हैं और कभी-कभी ये भी हुआ कि हमने मंच साझा किया है जैसे शिमला में किया था कुछ और जगहों में किया था दिल्ली के भी कुछ आयोजनों में किया था तो उनकी उनमें एक बड़ा खरापन वो उसमें देखिए वो इस हद तक खरापन है और सहजता भी है कि जो उनको लगता है आप उससे सहमत है असहमत हो सकते हो लेकिन वो अपनी बात कहती और बहुत अच्छा है कि अपनी बात कहती कि वो सब बात कहने से ही तो फिर बात और आगे बढ़ती क्योंकि वो अब कहती हैं आप सहमत हो तो आप कुछ कहते हो असहमत हो उनसे बहुत सारे लोग असहमत हो जाते हैं क्योंकि वो कहती भी इस अंदाज में
और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा करती हैं कि वो इस तरह कहती, क्योंकि ऐसे भी लेखक कवि होने चाहिए हमारे बीच, जो जैसा वो मानते हैं वैसा कह सकें और बिना किसी को हर्ट किए हुए कह सकें। उनके साथ एक बात ये है, कोई हर्ट हो जाए तो एक अलग बात, लेकिन मैंने बराबर पाया कि जब भी वो खरे ढंग से कोई बात कहती हैं तो उसके पीछे खाली ये होता है कि देखिए मैं ऐसा मानता हूं और आप मेरी बात सुन लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बात मान लो, पर मेरी बात सुन लो और आप उसको समझ लो कि मेरा व्यू पॉइंट यही है, मैं ऐसा ही सोचता हूं। तो अर्पण जी, ये ठीक चल रहा है कि मैं, अब आप कुछ पूछो तो फिर मैं और आगे बोलूं। जी, निश्चय ही। बेहद बेहद क्या कहूं इसको, बेहद ही आत्मपरक ढंग से आप मृदुला जी को याद कर रहे हैं। वे स्वभाव या वे यात्राएं, उन सबके बहाने जिस तरह से मृदुला गर्ग जी का चरित्र खुलकर सामने आ रहा है, मुझे लगता है कि यह तमाम पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए उपयोगी है। इस अर्थ में भी कि कई बार हम किसी लेखक की जो प्रकट, जो उसकी भाव भंगिमाएं हैं या उसका आक्रोश भी है, उसको बिल्कुल अविधा में ले लेते हैं। उसकी जरूरत नहीं। आप जिन तमाम प्रसंगों के बीच उनके स्वभाव को रख रहे हैं या उनके बेबाकीपन को रख रहे हैं, वह किसी के प्रति आक्रामकता के रूप में नहीं है, बल्कि जो एक सीधा, सच्चा और खरा, नाराजगी मोल लेने तक के भाव से भरा हुआ विचार है, वह है। वह मृदुला गर्ग के व्यक्तित्व की अपनी कहीं ना कहीं एक उसकी अडोलता भी है। वह एक बिल्कुल अडिग भाव के साथ खड़ा होना भी है। और कई जगहों पर, कल भी मैं चर्चा कर रहा था महेश दर्पण जी के साथ, कि विभिन्न कहानी संग्रहों की भूमिकाओं में वे बहुत विस्तार से जाती है और तमाम उन परतों को हमारे सामने लाती हैं जिनसे, जिनके बीच लेखक लिखते रहे हैं, या उन भावों को या उन विचारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनसे लेखक प्रभावित होता रहा है और कई बार उसकी भोंडी नकल भी करता रहा है। पाठक और लेखक के बीच के संबंधों पर और एक सीमा के बाद लेखक स्वयं अपनी ही कृति से कैसे अलग हट जाता है, इन सब पर मृदुला जी निरंतर विचार करती रही है। और यह भी मुझे लगता है कि एक अच्छा संयोग है प्रयाग जी कि आपने आज के इस वक्तव्य की शुरुआत एक यात्रा संस्मरण से ही की। तो इस अवसर पर मैं एक और महत्वपूर्ण किताब चाहता हूं कि मित्रों के बीच रखूं। वह मृदुला गर्ग के यात्रा संस्मरणों की ही पुस्तक है। तो क्यों नहीं इसको हम देखते चलें। और कितना प्यारा नाम है इस पुस्तक का, कुछ अटके कुछ भटके। बहुत सुंदर। तो कुछ अटके कुछ भटके एक ऐसी महत्वपूर्ण किताब जिसमें कई रोचक और जरूरी यात्रा संस्मरण हमें पढ़ने को मिलते हैं। यह किताब वर्ष 2006 में पेंगुइन से ही, वो दिख भी रहा है पुस्तक पर, वहीं से प्रकाशित हुई। इसमें भी मालदीव पर और कई अन्य जगहों पर मृदुला जी जाती हैं और उसके बारे में लिखती हैं। और जिस तरह से आपने जो एक प्रसंग सुनाया हिरोशिमा वाला, वह भी कितना महत्वपूर्ण है, कितना मार्मिक है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो कही जा सकती हैं मृदुला जी को लेकर। आप कुछ और कहें, उसके बाद अगर संभव हुआ और कुछ समय मिला तो इस पुस्तक का एक आध अंश मैं भी अपनी ओर से रखूंगा। फिलहाल कुछ और कोई चीज जो याद आ रही हो आप प्रयाग जी। हाँ, एक तो ये जो जिसका मैंने उल्लेख भर किया था वो याद आ रही है। श्रुति श्रुति का जब हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था रचना पाठ का, तो मृदुला जी शायद तीसरी वो तीसरी चौथी कड़ी थी जिसमें वो आई, और वो पाठ हुआ था
उस जगह तो वो जगह अब साहित्य अकादमी के पास है, पर उस समय वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास थी एक स्टूडियो थिएटर, जहाँ पाठ हुआ था। कई साल पहले की बात है, करीब 18-20 साल तो हो चुके होंगे, जब हम लोगों ने श्रुति शुरू की थी और वो शुरू में ही आई। अब मैं कहानी का नाम तो इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये जरूर ध्यान आ रहा है कि वो कुछ इमरजेंसी के प्रसंग से थी शायद। इतना सुंदर पाठ, मृदुला जी का वो पाठ तो कई लोग नहीं भूले। तो उनका जो मैंने कहा, उनका जो बोलने का गुण है, अपनी बात रखने का गुण है और अपनी तरह से चलने का गुण है, वो बहुत सुंदर है। अभी देखिए, इधर हमारी बहुत दिनों से भेंट नहीं हो पाई, पर एक जिसको बंगला में कहते हैं या हिंदी में भी हम कहते हैं ना कि देखना हुआ। तो अभी हंस की जो एक बड़ी संगोष्ठी हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही, तो वो 3 दिन की थी, मैं तो एक ही दिन जा पाया था। तो जब मैं पहुंचा तो अंदर जाने लगा तो मैंने देखा कि मृदुला जी कोई कोई टीवी वाले थे या कोई कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे थे उनका। तो हम लोगों ने एक दूसरे को देखा, विश किया, और मैं फिर आगे बढ़ गया, क्योंकि वो जाहिर के समय उनको मैं कैसे डिस्टर्ब करता, या वो भी क्या कहती, कि वो तो एक कार्यक्रम में थी। उसके बाद तो एक दूसरे को की याद करके, एक दूसरे को देख करके जो भरोसा बनता है। और उस दिन मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि वो, जैसा मैंने कहा ना, मुझसे 2 साल बड़ी हैं, उस तरह भी आप देखिए, तो वो सचमुच सजग भी है या सक्रिय भी। तो वो कहीं से नहीं लग रहा था कि मुझे कि नहीं मृदुला जी देखिए, मैं इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ, तो वो वैसी ही नहीं लग रही है मुझे। मुझे कुछ साल पहले जब हम शिमला में थे और हमने लगभग 3-4 दिन अ, लगातार साथ बिताए, तो वो एक एक तरह का कहिए, ये जो समय के साथ चलना। अभी कुछ दिनों पहले इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो उनकी किताब है थिंक सी, तो वो मुझे मिली। वो मैंने उनका कुछ से पहले कुछ और नहीं पढ़ा था, तो उसमें बड़ी सुंदर किताब। उसमें ये है कि अखबार में कुछ पढ़ा और या कहीं सड़क पर चलते कुछ देखा, पड़ोस में कुछ देखा, तो उस पर वो डायरी जैसी नहीं, उस पर टिप्पणी है। तो अभी सहसा ये बात मुझे क्यों याद आ रही, लगा कि अपने जो कॉलम में मृदुला जी ठीक यही चीजें करती रही है, बल्कि जो कमेंट करने का कर रहा है चीजों पर, सभाओं में सभाओं में कई बार बात अपनी बहुत खुलकर वो कहती। और अभी तो एक घटना भी घटी थी जिसको उन्होंने मतलब कई तरह से शेयर किया था। ठीक है, एक रंगकर्मी वो से बात करते करते अचानक किसी और से बात करने लगे। अब उसमें पूरे प्रसंग में सबके नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो कैसे उन्होंने उसका ठीक ही बुरा माना, ये क्या हुआ, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे को हम से बात कर रहे हैं और उसको बीच में कैसे छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि आप भी पास में हो, हम 2 मिनट बाद बात कर लेंगे अगर हम किसी सभा में हैं। तो वो उनमें ये गुण है, और उसको उन्होंने बिना, उसमें तलखी थी थोड़ी सी इस घटना को दर्ज करने कहने में, लेकिन ये नहीं था कि कोई मतलब कोई ऐसी चीज हो गई है कि अब उससे लगातार वो परेशान रहने वाली। ये था कि इसको दर्ज किया जाए। तो ये तो बहुत सुंदर बात है, जो हम लोग कई बार लोग संकोच में चाह कर नहीं कर पाते, पर मुझे उनका ये करना अच्छा लगता है। क्यों नहीं हम करेंगे ऐसा, दर्ज करेंगे। अब नहीं आपको ठीक लगेगा तो आप उसको मत मानो। तो ये जो, क्योंकि साहस तो में, और साहस देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, कोई नई बात नहीं कह रहा, साहस तो हर लेखक, अच्छे लेखक में होता ही, होना ही चाहिए। ये कह सकता हूँ कि उनमें भी है, क्योंकि एक अच्छी लेखक है। अब हम लोग, आप जानते हैं, बार बार लेखक ही कहूंगा, हम लोग अब ये तो कह देने की मृदुला जी का नाम आया, वो लिखती है, तो हम कहें कि वो लेखिका है। नहीं। और अभी तो स्वयं उन्होंने हाल में बड़ी सुंदर बात कही कि भैया ये स्त्री लेखन क्या, जो व्यक्ति लिख रहा है वो स्त्री है तो हम जानते हैं, पर पुरुष लेखन और स्त्री लेखन में हम इतना बड़ा भेद कैसे कर सकते हैं। मैं भी इससे सहमत। अब स्त्री का जो देखने का ढंग है, औसत में, वैसे तो हर स्त्री का देखने का ढंग अलग हो सकता है, होना ही चाहिए,
हर व्यक्ति अपने आप में एक संसार है। तो पहली बात तो ये हुई कि आप व्यक्ति को मानते हो और समाज में उसको एक नागरिक की तरह मानते हो, तो उसको अधिकार दो, आप हर व्यक्ति को अधिकार दो कि वो उसमें उसमें ये कहाँ से आ जाएगा कि नहीं वो अमुक धर्म के हैं, अमुक जाति के हैं, अमुक वो हैं। हाँ, तो वो व्यक्ति बोल रहा है, वो लेखक बोल रहा है, आप उसकी बात पर गौर करो, वो क्या कह रहा है। भेद कैसे आप कर दो? तो वो कई कई बार जिस तरह सोचती हैं और उसको सफाई से कहती हैं, वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उससे किसी का सच पूछे तो कोई बड़ा नुकसान तो होता नहीं। ये है कि हाँ, फिर से उसको दोहराता हूँ कि देखो, मुझे ये बात कहनी थी, ये तुम दर्ज करो। सुप्ती जी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि अगर आपको नहीं, मैं ये बात कह रही हूँ, आपको नहीं ना ठीक लगे, लेकिन मैं तो ये कहूँगी, मैं ऐसा ही मानती हूँ। तो ये जो बात रखने का साहस और वो समय के साथ चलने का, उन्होंने अपने इंटरव्यू वाले कॉलम में कितनी चीजें दर्ज की थी। और उसके लिए भी जो बात मैं कह रहा था कि कभी कभी जो संयोग से पढ़ते हैं, मैं संयोग से पढ़ने को बड़ी चीज मानता हूँ। जैसे इस यात्रा संस्मरण के लिए मैंने कहा, क्योंकि हम किताब खरीद कर लाते हैं, हम रखते हैं, हम किताब भेंट में मिलती है, हम उसको भी पढ़ते हैं, पर ये बिल्कुल निराश संयोग से पढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप यात्रा में कहीं जा रहे हो, किसी के हाथ में कोई किताब है, एक जमाने में तो बहुत होता था किताब, या कहीं आप पहुंचे हो, कोई किताब रखी हुई है। मैं तो कई बार मेरे साथ होता है कि मैं एक कभी हमारे मित्र हैं, चित्रकार मित्र अखिलेश, वो नहीं भूला मैं। तो वहाँ मैंने एक यहाँ बीच में कहीं चले गए, वो किताबें देखने लगा, तो एक कवि की एक पुस्तक मुझे दिखाई पड़ी, जो मैंने वो तब तक मैंने वो देखी नहीं थी, मैं उसको पढ़ने लगा। ऐसी कितनी घटनाएं हमारे जीवन में, और वो सब बड़ी सुंदर होती है। सभी मैंने खुद मिर्जा जी के लिए कहा कि उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने प्रसाद जी को तो बहुत दिनों से देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो मैं इसको ले जाती। तो ये संयोग से पढ़ना, लेकिन संयोग से भी आप तब पढ़ते हो जबकि एक लेखक लगातार कुछ ना कुछ कहीं न कहीं कर रहा होता है, ये कर चुका होता है। अभी तभी तो उसकी कोई किताब, या मान लीजिए आज सोशल मीडिया है, फेसबुक है, वहाँ कुछ आप देखोगे, वहाँ से कुछ आप पढ़ोगे। अब उनकी जहाँ तक कहानियों का सवाल है, उनकी और भी चीज़ों का सवाल है, उनके खाते में बहुत सारी चीज़ें। अब उनकी ये जो बहनों को लेकर किताब, तो अपने आप में बड़ी सुंदर किताब, 3 बहनें उनकी, उनको लेकर जो किताब है, अ, वो भी एक उनका एक कह लीजिए उन तीनों बहनों का एक क्या मंजिल भगत जी का, और उनका मृदुला जी का, और उनकी और एक बहन चिला जी का, ये जो बड़ी सुंदर चीज़ है वो। परिवार में 3 लोग हैं, उसमें तो उनके परिवार में तो सभी लिखने पढ़ने वाले लोग ही रहे हैं। अपने पिता के बारे में भी उन्होंने लिखा ही है, कहा भी है कि कैसे वो मर्द माँ के बारे में कहा है। तो ये जो, और पढ़ने से उन्होंने माना है कि पढ़ने के कारण ही तो फिर ये हुआ एक दिन, मुझे लगा कि हाँ, ये मेरी दुनिया है लिखने पढ़ने की, मैं इस दुनिया को बिलॉन्ग करती हूँ। तो ये ज़रा कम लोगों के साथ होता है, मृदुला जी के साथ है कि वो, और बड़ी वो सचमुच बहुत सुंदर चीज़, जिन लोगों में लगभग 24 घंटे ये बात बनी रहती है कि दिस इज़ माय वर्ल्ड, आई बिलॉन्ग टू दिस वर्ल्ड। मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं आर्ट को की दुनिया को बिलॉन्ग करता हूँ। मैं स्टोरी राइटर हूँ या पोएट हूँ, तो मैं इस दुनिया को बिलॉन्ग करता हूँ। और वो आपके उठने, बैठने, बोलने, चालने सब में प्रकट होता है। तभी तो दूसरों तक पहुँचता है। तभी तक तो मुझ तक पहुँचा है ना। यहाँ मृदुला जी का एक ये रूप है कि वो, आप उनसे कभी भी मिलोगे तो वो साहित्य की बात करेंगे, परिवार की बात भी करेंगे, सब तरह की बातें वो करेंगे। और वो तो देखा ही है मैंने, यात्राओं में देखा है। तो वो दुख-सुख की बातें करेंगी, आपके बारे में भी जानना चाहेंगी, अ, औरों के बारे में जानना चाहेंगी। अ, तमाम चीज़ें नोट करती हैं चलते हुए। और देखिए, एक घटना और याद आ गई शिमला के प्रसंग से, तो वो जो मैंने कहा ना कि चलो
लगातार कुछ लिखते करते रहते हैं। उनमें से एक मृदुला जी हैं और उससे जुड़ी हुई है बात, तो बड़ी सुंदर है। अब शिमला में मृदुला जी और मैं एक किताब की दुकान में हम अभी अंदर जाने वाले थे कि वहाँ के शोकेस में जो बाहर था, मुझे मृदुला जी की एक किताब दिखाई पड़ी। तो मैंने उनको इशारा किया कि अरे तो आपकी किताब रखी हुई है। ज़ाहिर है उनको भी प्रसन्नता हुई और मुझे भी हुई कि एक लेखक, हम शिमला के मॉल में टहल रहे हैं और फिर वो दुकान वालों ने नोट किया। और मैंने इनको बताया कि देखिए मृदुला जी आज आप यहाँ आई हैं और इनकी किताब आपने यहाँ शोकेस में लगा रखी। तो बड़े प्रसन्न हुए वो सब लोग, वो जो बहुत स्वाभाविक बात है। तो ऐसी कितनी बातें हैं, कितने संस्मरण हैं जो हम लोगों के साथ चलते हैं और जो आपको कहीं न कहीं से कोई एक आनंद दे रहे हो कि हम भी हम ये अब ये बात देखिए मैं भी क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि आई हैव आल्सो दैट फील, द डीप सेंस ऑफ बिलॉन्ग। यही सच पूछिए तो हम लेखकों को चलाए रखिए, हम लेखकों, कवियों, कलाकारों को, किसी भी विधा के लोग, जिनमें वो डीप सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग होता है कि मैं इसी दुनिया का, मैं, बाकी दुनियाएँ भी हैं, उनको मैं स्वीकार थोड़े करता हूँ, क्योंकि बाकी दुनियाओं से ही तो साहित्य की दुनिया भी बनी है, बाकी दुनियाओं से ही तो कला की दुनिया भी बनी है। हम इस धरती पर आए हैं, इस लोक में आए हैं, इस सृष्टि में आए हैं, तो उसमें तो सब कुछ शामिल है। तो वो तो सब कुछ है ही, लेकिन पहले हम, ये हमारा आधार है। ये जो शब्द की दुनिया है, हम लेखकों के लिए क्या? शब्द की दुनिया ही तो आधार है ना, इसको लेकर देखिए त्रिलोचन जी ने तो कितनी बार, कितने प्रसंगों में, कविताओं में भी लिखा है और कहते रहे कि शब्द क्या है। अभी थोड़ी देर पहले कमबख्त शब्द ही, जो उस, वो भी अनुवाद है, वो लड़की तो जो हिंदी जानती रही होगी शायद, जिसने कहा उनसे या अंग्रेजी में कहा होगा, उसका उन्होंने, और उसका बड़ा सुंदर प्रयोग बार बार करती है इस यात्रा संस्मरण कि ये किस किस तरह के व्यक्तियों के लिए वो कहती थी या हम भी कर सकते, और कैसे वो लगभग ये शब्द बहुत सारे शब्दों के समानार्थी हो जाते। तो क्षमा को लेकर देखिए, नहीं वो, आपको, मैं तो उसको पढ़कर अभी दोबारा आज पढ़ा मैंने, अभी एक बार तो 12 साल पहले पढ़ा था ये संस्मरण, तो तुरंत कह दी नहीं नहीं मेरे मन में क्षमा भाव नहीं उभरता। कितनी सुंदर बात है उसको आप स्वीकार करना। फिर वही दूसरी बात उभरती, क्षमा भाव, शांति, हिंसा का भय, वो हिंसा हम क्यों करना चाहें और क्यों बार बार होती, और फिर वो अंत भी इस यात्रा संस्मरण का इसी तरह करते कि फिर क्या यही माने कि चलता रहेगा, कि जिनको, जो जो आपसे, जिनको आप शिकार बना सकते हो, उनका शिकार करते रहोगे किसी प्रयोग के लिए, या किसी, या आप अपने को सुपीरियर मान रहे हो उसके। तो कोई भी चीज जो देखिए, कथा हो, वो यात्रा संस्मरण हो, वो निबंध हो, विचार, क्योंकि विचार रहित चीजें जो हैं, वो, पहली बात तो ये है, हम सभी मानेंगे कि भाई रचना तो किसी विचार के आधार पर नहीं चलती, रचना तो रचना है। जैसे स्वामीनाथन जी ने बड़ी सुंदर एक बात कही है, वो मुझे कभी नहीं भूलती। उन्होंने वो पेंटिंग के संदर्भ में कही है, लेकिन उसको मैं लगभग हर तरह की रचना के लिए उसका, उसको मैं मानता हूँ कि हाँ, ये एक सही परख हो सकती है, एक सही मानक है एक रचना को परखने का, किसी भी विधा की रचना। तो उन्होंने पेंटिंग के लिए कहा है कि वो किसी चीज का प्रतिनिधित्व नहीं करती, किसी और चीज को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो पहले तो अपने बारे में, उसकी अपनी एक सत्ता है, सत्ता को आप मानिए, फिर उसकी आप व्याख्या में जाइए, उसको डिकोड करिए, या उसमें, और जब वो लिखी जा रही होती है, बनाई जा रही होती है, तो उसमें विचार उस अर्थ में शायद नहीं होता कि लेखक लगातार, ये कलाकार विचार सोच सोच कर उसमें सच संजो रहा, पर वो घटित, वो प्रक्रिया में आ जाए, वो विचार, वो असली विचार है।
क्योंकि उसमें एक लेखक के मनोवेग, उसका पढ़ा हुआ, उसका वर्ल्ड, वो सब तभी तो आते हैं। तो पृथ्वीराज जी की रचनाओं भी मैं कह सकता हूँ कि उनकी जो भी चीजें मैंने पढ़ी, उसमें उनका ये मनोवेग है, उनका संवेग है, उनकी संवेदनाएं हैं, उनकी करुणा है, उनका तीखापन है, उनकी धारदार सोच है, बहुत कुछ। तब जाकर उस प्रक्रिया, उस और एक प्रक्रिया है, अभी पूरी यात्रा संस्मरण ही देखिए, प्रक्रिया ही में तो चल रहा है ना कि पहली बार मैंने 2 मिनट पहले ही सोचा, मैं ये सोच रही, फिर उस समय की टिप्पणी क्या है, उस प्रक्रिया में क्या घटित होता है। तो उनकी आप कोई भी चीज पढ़ो, जितनी मैंने पढ़ी कम से कम, उसमें जीवन के बारे में, उसमें व्यक्तियों के बारे में, उसमें जीवन के जो तमाम सुख दुख हैं, आवेग संवेग के बारे में, क्योंकि तभी आप उसको पढ़ पाते हो, तभी वो आपको याद रहती है, तभी आपको लगता है कि इसने मुझे कुछ दिया है। और चूंकि आप अपनी भाषा में जब पढ़ रहे होते हो, अनुवाद की बात मैं नहीं कर, क्योंकि उनके तो बहुत सारे अनुवाद भी हैं। अब उन भाषाओं के लोग उनको कैसे देखते हैं, ये तो वो बता पाएंगे। लेकिन जब मैं अपनी भाषा के एक समर्थ लेखक को पढ़ता हूँ, एक प्रौढ़ लेखक को पढ़ता हूँ, एक मैच्योर लेखक को पढ़ता हूँ, तो मुझ तक भाषा, मेरी ही भाषा मुझ तक क्या कहने लगी, वो मुझे किस रूप में दिखती। और देखिए, इसको मैं एक मानक मानता हूँ, मेरे ख्याल में हर पाठक शायद मानता होगा, जाने अनजाने, कि मैं अपनी भाषा में कोई चीज पढ़ रहा हूँ, तो उस भाषा, उसके साथ एक तरह से फिर जुड़ना भी तो होता है ना। उस भाषा से मैं फिर से उस प्रसंग से जुड़ रहा हूँ कि ये शब्द मेरे जाने हुए हैं। कुछ अगर नहीं जाने हुए तो मैं शब्दकोश में देख लूंगा, पूछ लूंगा, पर ज्यादातर मेरे जाने, और तभी मैं उसके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो आगे बढ़ रहा हूँ और उसको मैं पूरा कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने, यही याद पड़ता मुझे कि मैंने कोई चीज याद ही छोड़ी, और आज तो इसलिए को दोबारा पढ़ गया, पूरा का पूरा पढ़, फिर से, ये जानते हुए भी कि फिर याद आने लगा कि इसमें क्या है, पर पूरा पढ़ गया। और इसी लालच में तो पढ़ गया कि अच्छा लग रहा है पढ़ना, मेरी भाषा की एक सुंदर चीज, एक सुंदर रचना मेरे सामने। ऐसा मैं उनके बारे में सोचता हूँ, और मैं मानता हूँ कि वो उन लोगों में से हैं, हमारे अन्य तमाम समर्थ लेखकों की तरह, क्योंकि कोई भी भाषा कैसे समर्थ होती है। जब हम कहते हैं हिंदी आज बहुत समर्थ हो गई है, या हम कम से कम हमको लगता है कि अब हमारे पास बहुत कुछ देने को, कि वो दूसरी भाषाओं के लोगों को बताने को, कि आप इनको भी पढ़ सकते हो, आप इनको भी पढ़ सकते हो। भाषा के समृद्ध होने का और तो कोई पैमाना होता नहीं। या तो किसी भाषा में कोई बहुत अद्भुत चीज आ जाए, जो एक ही किताब लगे कि नहीं नहीं आप उसी को बार बार, वैसी चीजें भी हुई कई भाषाओं में हुई हैं, कि आप उसका नाम लेते हो और दूसरा व्यक्ति से जुड़ जाता है कि हाँ हाँ वो तो मैंने भी पढ़ी, उसके बारे में सुना है। पर अब आप देखो, कुछ नाम तो मैंने लिए ही थे जो हमारे कॉन्टेम्प्रेरी आधुनिक समय के हैं, पर कितना बड़ा भंडार इकट्ठा हो गया। और वो किन लोगों ने, हमारे समय में जिनके मैंने नाम लिए, कुछ नाम लिए थे, इन लोगों ने किया है। नथुला जी की ही करीब देखिए तो अलग अलग विधाओं में इतनी किताबें। अभी आपने जो कुछ सुंदर, जो कुछ उसका कुछ हटके, कुछ भटके वाली जो आवरण दिखाया, तो बहुत सुंदर बात यही फिर कहूंगा कि वो भाषा को जैसे देखती हैं, जीवन को जैसे देखती हैं, समानता को जैसे, ये उनमें बहुत ज्यादा है। और ये भी एक समर्थ लेखक के ही साथ होता है, कि वो सेंस ऑफ इक्वलिटी इसमें बहुत जबरदस्त, बहुत गहराई तक बसा हुआ होता है। तभी वो समर्थ चीजें लिख सकता है, तभी वो समर्थ लेखक कहला सकता है। वो समर्थ लेखक हैं क्योंकि उनके पास ये सारी ये पूंजी है, बताने को, कहने को, दिखाने को। क्योंकि देखिए हमारे ये साहित्य में, हम सभी जानते हैं कि साहित्य उस तरह से दिखाता नहीं जैसे चित्रकला दिखाती है, कि आपने एक पेंटिंग देखी, इसको दिखाना। पर वो तो साहित्य भी बहुत लगातार दिखाता है,
कई कई छवियां, कई कई बिंब चलते ही रहते, कहानियों में, उपन्यासों में, संवादों में, नाटकों में। तो उन्होंने इतनी विधाओं का, जिसकी आपने ठीक ही याद दिलाई, जो वो गई हैं इतनी विधाओं की वो, तो उसके पीछे एक कारण ये भी होता है कि कुछ बातें आप किसी खास तरह से ही कह पाते हो, कि मुझे इनको ज्यादा एक संवाद बहुलता में कहें, तो आप नाटक की ओर चले जाते हो। ऐसा ही तो होता है कि नहीं तो एक ऐसा कोई क्यों करे? कभी कभी तो उस करने से कितनी चीजें घटित हो जाती। ना बड़ा उदाहरण है मोहन राकेश। अच्छा हुआ कि उनका नाम भी याद आ गया। ये है हमारे आधुनिक लेखक जिन्होंने समृद्ध किया है। तो अब देखिए, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, नाटक की भाषा ही बदल बदल। उनकी वो जो उपन्यास वो लिख रहे थे, ये कहानियां लिख रहे थे, उसमें वो भाषा थोड़े यही मित्र जी के साथ है। उनको वो तो करना तो होता ही, तभी उन्होंने इसको चुना है कि वो नाटक में क्यों लिख रहे हैं, या मैं व्यंग क्यों लिख रही हूँ। तो वो एक लेखक अपनी जरूरत के हिसाब से उसको चुनता है, उन्होंने भी चुना है। और ये बात भी बताती कि उनके पास कहने को बहुत कुछ है, कि जिनके पास कहने को ज्यादा होता है, उनको उन्हीं को कई विधाएं शायद में, और वो खींचती मतलब ये थोड़े होता है सोच करके। कई बार मैं समझता हूँ ऐसा भी होता होगा कि नहीं नहीं, मुझे ये चीज इसी विधा में लिखनी है, ऐसा नहीं। वो विधा उस ओर ले जाती है, आप विधा ले जाती है, आप लिखना शुरू करो, वो शायद वैसा ही होगा कि आप अब इस बात को इसी तरह कह सकते हो। जो हमारे तमाम समर्थ हिंदी के कवियों, लेखकों के साथ क्या हुआ था, जिन्होंने फिर कई विधाओं को का इस्तेमाल किया। कि हमको ये बात गद्य में कहनी, तो हमारे भारतीय से शुरू हो जाता। बहरहाल देखिए, एक ये भी तो कितनी सुंदर बात है कि जब हम किसी अपनी भाषा के समर्थ लेखक पर बात करना शुरू करते हैं, तो उसकी चीजें तो याद आती ही, इतना कुछ और याद आने लगा। तो आज मैं इतना सब कुछ याद कर सका, आप लोगों के साथ साझा कर सका, अपने को याद दिला सका, बदला जी की चीजों की तरफ जा सका, और उनके प्रसंग से, उनके लिखे के प्रसंग से अन्य लेखों की ओर जा सका। तो इसको तो आज शाम की अपने लिए मैं एक उपलब्धि ही मानता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मृदुला जी को फिर से एक बार जन्मदिन की बधाई, कि वो लिखती रहें और ऐसी सुंदर चीजें हमारी भाषा को समृद्ध करने वाली वो देती रहें, और हमको भी समृद्ध करती रहें। मैं सचमुच अब ये मानने लगा हूँ, इतना इतने लंबे वर्षों तक रहने के बाद इस लेखन की दुनिया में, कि कभी कभी होता है, मैं कई अब कविता तो चाह कर मैं नहीं लिख पाता। एक दिन मैं ज्योत्सना से कह रहा था, ज्योत्सना बनर्जी जी, कि भाई तुम लोगों का लिखना मुझे इतना सुंदर इसलिए लग रहा है कि जब मैं नहीं लिख रहा होता हूँ, तो तुम्हारी चीजें पढ़ता हूँ और मान लेता हूँ कि ये तो मेरी ही लिखी हुई है। एक अच्छा पाठक ये मान लेता हूँ कि एक अच्छा पाठक जो है वो रचनाकार भी है। तो मैं इन सब चीजों को पढ़ते हुए मृदुला जी की मैं रचनाकार बनाऊं, बार बार बनाऊं। धन्यवाद। जी शुक्रिया प्रयाग जी। और यह भी एक सुखद संयोग कि मृदुला गर्ग जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अरे और ये तो बहुत अच्छा शुरू से आप अपनी रॉ में बोल रहे थे तो, है। लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं आती रही। और वह जिस कहानी की चर्चा आप नाम जिस कहानी का भूल रहे थे, हाँ, वह कहानी हाँ, है शहर के नाम। शहर हाँ, के नाम से कहानी में जी, पढ़ी थी, जो हाँ, इमरजेंसी की ही पृष्ठभूमि में लिखी हुई कहानी हाँ, है। वो तो मुझे याद थे, मैंने उसका जिक्र भी किया कि इमरजेंसी की पृष्ठभूमि में थी। हाँ, हाँ जी जी बिल्कुल। और बाद में वह कहानी जो है इसी नाम से एक संग्रह भी उनका आया, शहर के नाम, वर्ष 1990 में। और जो भारतीय ज्ञानपीठ से तब प्रकाशित हुआ था, जो इन दिनों वाणी प्रकाशन के पास है। तो इस कहानी के बाबत जब यह चर्चा चली है प्रयाग जी, और हमारे जी, मित्रगण जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही एक बेहतरीन नोट इस कहानी को लेकर मृदुला जी लिखती हैं अपने इसी संकलन की भूमिका में। हम्म, कैसे वह कहानी बनी और क्या उसके पीछे की पीड़ा रही एक लड़की की,
अगर आप कहें तो मैं वह अंश, उस भूमिका का जरूर वह अंश यहाँ पर रखता हूँ। शहर के जरूर नाम एक रखिए। बेहद जी, जी शुक्रिया। एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी, और जिस तरह से कहानीकार कई कई जगहों पर अपनी ईमानदारी को रखते हुए और अपनी सीमा को रखते हुए अपनी बात रखता है, वह भी गौर करने की बात है। मृदुला जी के एक ही पक्ष नहीं है, कई कई पक्ष हैं। एक बड़ा पक्ष उनके लेखक का यह भी है कि वे लगातार अपनी सीमाओं को भी दर्ज करती चलती हैं, और उन्हें उन लेखकों से भी कोफ्त होती है जो यह कहते हैं कि मैं तो पाठकों के लिए हर चीज दे देना चाहती हूं। उन्हें लगता है कि यह लेखक की भाषा है या किसी हिटलर का इरादा है। तो इस तरह से मृदुला गर्ग जी के लिए हर चीज कितना मायने रखती है। तो इस कहानी को लेकर भी वे बहुत कुछ मार्मिक नोट्स भी यहाँ पर प्रस्तुत करती हैं। तो क्यों नहीं उसको हम पढ़ते चलें। मृदुला जी लिखती हैं, मैं सुनाता हूं। जी वर्ष 1975-76 का दौर, एक मिनट जी समय दीजिएगा। वर्ष 1975-76 का दौर इमरजेंसी का था। संयोगवश मैंने एक कम उम्र लड़की को जाना जो नुक्कड़ नाटक आदि करती थी। इमरजेंसी के दौरान उस पर सरकार विरोधी नक्सलवादी होने का आरोप लगा। घर वाले घबरा गए। समझा बुझाकर या डरा धमकाकर उसे विदेश पढ़ने भेज दिया गया। वहां रहते हुए उसका मन काफी उद्वेलित रहा, अपने जीवन को लेकर और अपने देश की स्थिति को लेकर भी। काफी वर्षों बाद वह लौटकर आई, और उसके कुछ ही दिनों बाद उसने खुदकुशी कर ली। कारण मैं नहीं जानती, पर उसके कुछ पत्र मैंने पढ़े थे और मुझे लगा था जैसे वे मैंने ही लिखे हो। वर्षों वह मेरे मन को झकझोरती रही। ऐसी ही एक दो और घटनाएं जो इमरजेंसी में घटी, मेरी स्मृति का सघन अंश बनकर बसी रही। फिर इमरजेंसी हट गई। मेरे पिता, जो इमरजेंसी से बहुत बेचैन थे, उसके हटाए जाने का शुभ समाचार पाने के लिए जीवित नहीं रहे। फिर काफी बरस बीत गए, करीब 10। स्मृति के लिए 10 बरस क्या है? कुछ नहीं। यह पृष्ठभूमि है। पर शहर के नाम कहानी क्यों और कैसे लिखी गई, तब और तभी क्यों, ऐसे और ऐसे ही क्यों, मैं नहीं जानती। कहानी लिखे जाने के एकदम पहले के घटनाक्रम का विवरण दे सकती हूँ। बहुत दिनों से मैंने कोई कहानी नहीं लिखी थी। दिल्ली में दम घुटता रहता था। लिखना नामुमकिन जान पड़ता था। तब तक जो लिखा था वही दिल्ली के अपने घर में, बिना निजी कमरे, घर में स्थित पति के दफ्तर की अनवरत चिल्पों और बच्चों के शोर के बीच। पर तब आकर सहन शक्ति जैसे चुक गई थी। उस माहौल में सिर्फ घुटन के और कोई अनुभूति बची नहीं थी। फिर 2-3 दिनों के लिए मैं अपने पति के साथ अलवर और जयपुर गई। पहले अलवर, फिर जयपुर। गर्मी के दिन थे। बरसात शुरू नहीं हुई थी, पर उमस भरपूर थी। जयपुर का लाल पत्थर धूप से तपकर
और रेत से धूसरित होकर दिल्ली से भी ज्यादा घुटन पैदा कर रहा था। अचानक बारिश की कुछ बूंदें पड़ी। मैंने उन्हें लाल पत्थर पर पड़ते और सोखे जाते देखा। पत्थर धुला तो नहीं, पर दो एक जगह से चमक जरूर उठा। मैं नहीं जानती, पर उसी दम मैंने लिखना शुरू किया और पूरी कहानी लिखकर ही उठी। कहानी बहुत छोटी नहीं है, इसलिए तेज रफ्तार से लिखते रहने पर भी पूरा दिन लग गया। अब इस यांत्रिक प्रक्रिया के भीतर छिपी रचना प्रक्रिया को ढूंढ निकालने और उसकी व्याख्या करने का काम विद्वानों का है। मैं तो केवल उस आत्मघाती लड़की और कल के युवराज के साथ भर थी। पर जो मैंने लिखा वह वैसा नहीं था जैसा मैंने उनके बारे में जाना था। जाना ही कितना था, जितना महसूस किया था उसका शतांश भी नहीं। व्याख्या करें, वह तथ्यपरक, तर्कसंगत और मूल्यवान हो सकती है, पर रचना प्रक्रिया के रहस्य को उद्घाटित नहीं कर सकती। तो एक लंबा नोट मैंने रखा पर्याय, इसमें कितनी सारी जी चीजें जी, हैं एक कहानी के लिए। सही है। कितने शेड्स हैं उस जी लड़की जी। को जानना हम्म और ना जानना, दोनों को हम्म, रचनाकार समझ रहा है। जी उसमें पिता भी आते हैं, उसमें वो उस लड़की का बाहर जाना, फिर वापस भारत आना, फिर उसकी आत्महत्या करना, उसकी आत्महत्या से पूर्व उसकी चिट्ठियों का मिलना, उन चिट्ठियों में रचनाकार को अपने शब्दों का होना, और फिर कैसे जो उनकी अपनी यात्रा है दिल्ली की, लिखकीय यात्रा, उस घर में जहां शोर भी है, जहां कार्यालय भी चल रहे हैं, जहां बच्चे भी हैं, जो हम कई बार समझते हैं कि लेखक कितनी विलासिता में लिख रहा है, उसको भी कबूल करते हुए उसी परिवार के साथ बाहर की यात्रा, वहां भी चैन न पाना, और फिर बारिश का होना और पत्थरों का चमक जाना बारिश में कुछ नहाकर। तो ये कितनी सारी चीजें इस एक कहानी के बाबत ही जो है रचनाकार बतला देता है। और फिर भी यह विनम्रता कि रचना प्रक्रिया क्या है यह तो विद्वान जाने, और किस किस्सा गोई ढंग से पूरी बात रखती है, और यह भी कि वह जानना कितना कम जानना था और जाने किस रूप में उस कहानी को आगे और घटित होना था। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो इन भूमिकाओं के माध्यम से, अगर हम इन भूमिकाओं को ही ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो कई बार कहानीकार को लेकर कुछ गैर जरूरी छवियां बन जाती हैं। कई बार कहानी उस रूप में संप्रेषित नहीं हो पाती है। तो अगर हम इन भूमिकाओं को भी अगर बार बार पढ़ें, तो मुझे लगता है कि हम कहानीकार के भी करीब पहुंचेंगे और कहानी की भी, यही कह सकता हूं। और निश्चय ही बहुत अच्छी चर्चा रही आज के इस। हाँ, तो मैं देखिए एक चीज भूल ही रहा था, जब हमने शहर के नाम की चर्चा की है, तो क्यों नहीं अपने मित्रों को उसका कवर पेज भी दिखलाते चले, शहर के नाम संग्रह का। जी मित्रों, यह वह संग्रह है मृदुला गर्ग जी का, जिसमें यह कहानी संकलित है और उनकी अन्य कहानियां भी, जो उन दिनों भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई थी और जिसे आजकल आप वाणी प्रकाशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक प्रसंग ऐसा ही रहा, और यही हमारी ओर से कोशिश भी है कि इन चर्चाओं के बीच हम उस स्रोत को न भूल सके, हम उन पुस्तकों को किसी न किसी बहाने से याद रखते रहें। तो एक अच्छी चर्चा रही प्रयाग जी आपके माध्यम से। और जी, क्या
अब इसको यहीं विराम दे दें, या अगर कहें तो जिस यात्रा संस्मरण से आपने शुरुआत की थी और हमने जिस पुस्तक की चर्चा की थी, क्यों नहीं उसका एक और अंश एक वानगी के रूप में रखते हुए फिर इसको विराम दे, तो एक सर्कल हमारा बन जाएगा। कुछ अटके, कुछ भटके में से अगर अनुमति हो तो छोटा सा अंश पढ़ता हूं, तो उससे यह चर्चा बिल्कुल एक राउंड रूप ले लेगी। जहां से शुरू हुई थी, जी, जिस विधा से शुरू हुई थी, हम उसी विधा के साथ इसको, आज की इस कड़ी को समाप्त करेंगे। इसमें भी बहुत रोचक ढंग से मृदुला जी अपनी बात रखती हैं। बस एक छोटा सा अंश पढ़ता हूं, 5 मिनट के आसपास का, और उसके बाद हम इस कड़ी को विराम देंगे। मृदुला गर्ग जी की प्रतिक्रिया आ रही है प्रयाग जी आपके लिए। शुक्रिया प्रयाग जी, बहुत कुछ याद दिला दिया आपने। मुझे भी बहुत अच्छा लगा वो सब याद करके। जी, तो बस दो यायावर हमारे बीच बने हुए हैं, एक प्रत्यक्ष हैं स्क्रीन पर और दूसरे हमारे साथ बनी हुई हैं, और तमाम दूसरे लेखक भी जो यायावरी भी करते हैं और उस पर लिखते भी हैं। तो क्यों नहीं फिलहाल मृदुला गर्ग जी की इस पुस्तक का एक अंश, जिसका अध्याय है भटकते गुजरा जमाना, भटकते गुजरा जमाना, 2 पैरे पढ़ करके बात को हम विराम देंगे। जी, कई सारी चीजें इसमें भी वे लाती हैं, उनका व्यंग्यकार भी आता है, निबंधकार भी आता है, उनका किस्सागो भी आता है, सब चीजें आती हैं, पढ़ता हूं। दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक वे जो घर बैठे सैर कर लेते हैं। अब व्यंग देखिए, एक वे जो घर बैठे सैर कर लेते हैं, दूसरे वे जो दूर दराज वादियों में जाकर भी घर बैठे रहते हैं, या कहें वे घर को कंधों पर लाद कर बाहर निकलते हैं। बदकिस्मती से हमारे देश में दूसरी किस्म के लोग ज्यादा हैं, पर लेखक देवेंद्र सत्यार्थी जैसे घुमंतु भी मौजूद हैं, जो सब्जी खरीदने के लिए झोला लेकर घर से निकलते हैं और पूरे 2 बरस बाद यहां वहां भटक कर झोले में बथुए की जगह पोथी लिए वापस लौटते हैं। बंदा सफर पर गया और सफरनामा न लिखा तो किसने जाना कि वह कभी भटका भी था। इतिहास में नाम दर्ज करवाने के लिए आदमी क्या क्या पापड़ बेलता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने काम आसान कर दिया है। हद से गुजरकर उल जलूल हरकत करो और नाम लिखवा लो। गुजरे जमाने में रहे होते तो फाहियान और वेनसांग को इतने मोटे मोटे पोथे अपनी भारत यात्रा पर न लिखने पड़ते, बस एक सतर लिख जाते कि लो अब तुम्हारे हवाले इतिहास साथियों। पर उन्हें सब कुछ खुद लिखना पड़ा, जो भोगा भुगता देखा परखा वह भी, और जो कयास लगाया सुना गुना यानी कल्पना में किया वह भी। सफरनामे में कितना यथार्थ है, कितनी कल्पना, इस पर बहस बेमानी है। आखिर कल्पना भी वही मुसाफिर करता है ना, जो भोग भुगत रहा होता है। तो पैरों चला और दिमाग जिया सफर मिलकर ही असल सफरी यादगार बनता है। देखिए कैसे बीज वाक्य बनते हैं। तो पैरों चला और दिमाग जिया सफर मिलकर ही असल सफरी यादगार बनता है। सफरनामा उन्होंने लिखे जरूर, पर सफर का असल मकसद लिखना नहीं भटकना था। भटकने के शौकीन गुजरे जमाने से पैर में चक्कर लिए
इधर उधर डोलते रहे हैं। हमारे दादा मरहूम कहते थे, जो घर का चैन सुकून छोड़कर भटका, भाग्य चक्र का मारा हुआ। हमारे दादा मरहूम कहते थे, जो घर का चैन सुकून छोड़कर भटका, भाग्य चक्र का मारा हुआ। हमारे दादा मरहूम बेचारे उन लोगों में से थे जो जहां गए घर बार साथ लेकर गए। और एक अंतिम हिस्सा पढ़कर हम इस कार्यक्रम को रोकेंगे, क्योंकि वक्त भी काफी हो गया है। एक काम कीजिए, आंखें मूंदिए, फिर चैन और सुकून, ये दो अल्फाज जबान पर घुमा फिरा कर चखिए। कहिए, बोरियत का स्वाद आया कि नहीं? आया ना? जो चैन के चक्रव्यूह में अटका, पैर के चक्कर से छूटा। करे चूल्हा चक्की, आज के युग में माइक्रो मिक्सी सही, खाए दाल रोटी। आज के जमाने में पाव भाजी सही, और पसर कर खटिया पर चलिए डबल बेड सही, चैन की नींद सोए। सोते सोते बुढ़ाए और स्वर्ग सिधारे। पर भैयन, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि घर घुसुओं को स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि घर बैठे पाप न किए जाते हो, बल्कि अपने देश का तो रिवाज ही है हर पाप घर के भीतर कर गुजरना। पर घर बैठ पाप में वह लज्जत कहां जो इधर उधर भटक कर पाप की नई किस्में तलाशने में है। खुद न करो तब भी नए किस्म के पाप की जानकारी या कल्पना ही घिसे पिटे पाप के दोहराव से ज्यादा मजा दे देती है। ईमानदारी से कहिए, ऐसा हुआ है ना कि बीच पाप मन ऊब से भर उठा है, जैसे नीम गर्म बासी बियर पी रहे हो। इंग्लैंड में पीते हैं लोग। बस फिर आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। और इस तरह से कई कई स्वादों में और कई रंग ढंग के साथ, कई टोन में यह पूरा वृत्तांत लिखती हैं और फिर आगे कई यात्राओं की बात करती हैं, कई हवाले देती हैं। बस हमने एक छोटी सी कोशिश की प्रयाग जी, क्योंकि शुरुआत यात्रा संस्मरण से हुई थी, तो क्यों नहीं इस एक बेमिसाल गद्य के अंश को भी यहाँ पर रखा जाए। आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, बाल कीर्ति जी, मधु मेहता जी, स्वयं मृदुला गर्ग जी, अमित मिश्र जी, और कुछ नाम ले लूं, अशोक आत्रेय जी, और कुछ नाम कमेंट्स चूंकि काफी हो गए हैं तो उसको मैं, पूनम सिंह जी और सरोज मिश्र जी, और कुछ नाम और ले लेते हैं। महेश दर्पण जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, निर्देश निधि जी, नीलू पाटिल जी, इन सब की प्रतिक्रियाएं हमें मिली, अच्छा लगा। और हरगोविंदपुरी जी, मधु सिंह जी, अमित मिश्र जी, अवधेश श्रीवास्तव जी, पूनम अरोड़ा जी, रजनी रानी जी, कंचन भारद्वाज जी और तमाम लोग, कुछ एक के नाम छूट भी रहे होंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्रयाग जी, पुनः आपका आभार कि आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण बात संभव हुई। शुभ रात्रि। और साथियों, मृदुला गर्ग जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में हम फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।